दोस्तों ये कोई विलन की स्टोरी नहीं है, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो हीरो से शुरू होती हुई अपना रास्ता भटक के विलन की कहानी बन जाती है। इंडस्ट्रीज को जो सब्सिडीज मिलती थी, इलेक्ट्रिसिटी में जो कंसेशन मिलता था, सब बंद कर दिया गया क्योंकि सरकार ने कहा पैसा सोशल स्कीम्स के लिए चाहिए, इंडस्ट्रीज के इंसेंटिव्स के लिए नहीं। बंगाल छोड़ के दूसरे स्टेट्स, फिर चाहे राशन स्कैम हो या कैटल स्मगलिंग, 34 साल का कम्युनिस्ट राज जो दुनिया का सबसे लंबा इलेक्टेड कम्युनिस्ट रूलर थे ना, उनको अकेले अपने दम पर खत्म कर दिया। दोस्तों 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ था ना, तो पता है इस देश का इंडस्ट्रियल कैपिटल दिल्ली या मुंबई नहीं था, कोलकाता था। वेस्ट बंगाल पूरी इंडस्ट्री का ना नर्व सेंटर हुआ करता था, चाहे वो जूट मिल्स हो या इंजीनियरिंग फैक्ट्रीज। उस वक्त बंगाल का जीडीपी शेयर ना पूरे इंडिया का लगभग 10% था, लेकिन आज वो गिर के 5% पे रह गया है। 2026 के इलेक्शन में बंगाल ने 15 साल बाद ना अपनी सरकार बदली, और जो पार्टी माँ माटी मानुष का नारा देके आई थी, उसने जाते जाते बंगाल की तस्वीर बिल्कुल बदल कर रख दी। और यहाँ मैं आपको अब फैक्ट्स के समझाऊंगा कि पिछले 15 साल में ना बंगाल के साथ एक्चुअली हुआ क्या। देखिए शुरुआत तो काफी फिल्मी और हीरोइक था, लेकिन पहले एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि ममता बनर्जी ना एक जेन्युइन फाइटर थी। वो किसी बड़े परिवार से नहीं आई थी। उन्होंने साउथ कोलकाता की एक वर्किंग क्लास फैमिली से निकलकर कांग्रेस से अपनी पॉलिटिकल शुरुआत की, और फिर 1998 में अपनी पार्टी बनाई जिसका नाम रखा तृणमूल कांग्रेस, जिसका मतलब था ग्रास रूट। और 2011 में उन्होंने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। 34 साल का कम्युनिस्ट राज जो दुनिया का सबसे लंबा इलेक्टेड कम्युनिस्ट रूलर थे ना, उनको अकेले अपने दम पर खत्म कर दिया। बंगाल ने सोचा एक नई सुबह आई है, और सच में शुरुआत में कुछ चीजें जेन्युइनली बहुत अच्छी थी। ममता दीदी का पूरा फोकस रूरल बंगाल और औरतों पे था। उनकी कन्याश्री स्कीम ने गरीब लड़कियों की पढ़ाई रुकने से बचा ली, जिसके लिए उन्हें यूनाइटेड नेशंस ने हाईएस्ट पब्लिक सर्विस अवार्ड भी दिया था। लक्ष्मी भंडार स्कीम में गरीब औरतों को हर महीने डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसा मिला, और साबुत साथी के योजना के तहत लाखों स्कूल जाने वाले बच्चों को फ्री साइकिल्स बांटी गई। ग्राउंड लेवल पे लोगों को सच में लगा कि उनका कोई अपना नेता आया है, और यही वो दौर था जब लगा कि बंगाल बदल रहा है। लेकिन फिर शुरू हुआ भटकाव का वो सिलसिला जो पूरी कहानी पलट दी। दोस्तों ये कोई विलन की स्टोरी नहीं है, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो हीरो से शुरू होती हुई अपना रास्ता भटक के विलन की कहानी बन जाती है। इस भटकाव का सबसे बड़ा सबूत तब मिला ना जब कंपनीज ने बंगाल से निकलना शुरू कर दिया। एक बहुत बड़ा शॉकिंग नंबर बताता हूं जो पार्लियामेंट में भी शेयर किया गया था। 2011 से 2025 के बीच ना लगभग 6688 कंपनीज बंगाल छोड़ के दूसरे स्टेट्स जैसे दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र और गुजरात चली गई। इनमें 110 तो ऐसी कंपनीज थी जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड थी। अब सोचिए जब इतनी कंपनीज जाती है ना, तो अपने साथ जॉब्स, टैक्सेस और यंग लोगों का ना फ्यूचर भी साथ में लेके जाती है। इन्वेस्टर्स के बीच ना एक डर बैठ गया था कि बंगाल में काम करना मुश्किल हो रहा है, और इसके पीछे ना 3 बहुत बड़े कारण थे। और पहला था सिंडिकेट राज। मतलब अगर आप बंगाल में कोई फैक्ट्रीज लगाना चाहते हो तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल आप ले ही नहीं पाओगे जब तक कोई लोकल टीएमसी वर्कर का साथ आपके साथ नहीं है। आपको रोड बनाना है, कट देना पड़ेगा। बालू चाहिए कंस्ट्रक्शन के लिए, कट देना पड़ेगा। ट्रक चलाना है, कट देना पड़ेगा। हर चीज में एक मिडिलमैन था, और वो मिडिलमैन पार्टी से कनेक्टेड था। और दूसरा था बिगड़ता हुआ लॉ और ऑर्डर। इन्वेस्टर्स को बंगाल में इन्वेस्ट करने से डर लगता था। पोस्ट वॉर वायलेंस की खबरें, मतलब वो इलेक्शन के बाद जो वायलेंस होता है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। लोकल गुंडागिरी, एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां पे आप सही इंसान से नहीं मिले तो आपका कोई काम होगा ही नहीं, चाहे आप कितना भी पैसा लगा लो। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2025 में ममता गवर्नमेंट ने एक काम किया जो समझ से बाहर थी। 1993 से 2021 तक 30 सालों की इंडस्ट्रियल इंसेंटिव पॉलिसीज को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया गया वहां। ये ना कोई एक रात में नहीं हुआ था, ये धीरे धीरे सालों तक चलने के बाद एक डिसीजन से हुआ। इंडस्ट्रीज को जो सब्सिडीज मिलती थी, इलेक्ट्रिसिटी में जो कंसेशन मिलता था, सब बंद कर दिया गया क्योंकि सरकार ने कहा पैसा सोशल स्कीम्स के लिए चाहिए, इंडस्ट्रीज के इंसेंटिव्स के लिए नहीं। मतलब जो थोड़ा बहुत इन्वेस्टर अट्रैक्ट करने का सिस्टम था ना, वो भी तोड़ दिया गया। बंगाल जो कभी इंडिया का नंबर 2 इकोनॉमी था ना, आज 24th नंबर पे आके बैठ गया है स्टेट जीडीपी के हिसाब से। लेकिन सिर्फ इकोनॉमिक्स ही नहीं दोस्तों, सिस्टम के अंदर भी स्कैम पे स्कैम होने लगा। शारदा चिट फंड स्कैम हुआ जिसमें 20,000 करोड़ रुपए डूब गए थे, और इसमें किसानों और रिटायर्ड टीचर्स का पैसा लगा हुआ था। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो बड़े बड़े नेताओं का नाम आया, और हद तो तब हो गई जब खुद सीएम को अपने पुलिस ऑफिसर्स को बचाने के लिए धरने पे बैठना पड़ा। फिर नारदा स्टिंग में नेताओं को ऑन कैमरा कैश लेते देखा गया। लेकिन सबसे डिस्टर्बिंग था एसएससी रिक्रूटमेंट स्कैम। सोचो उन यंग लोगों के बारे में जो सालों पढ़ाई करते हैं, लेकिन पता चला कि मेरिट लिस्ट ही एक स्कैम थी। और उसके तुरंत
बाद एजुकेशन मिनिस्टर के क्लोज एसोसिएट के घर से ना लगभग 21 करोड़ कैश और बहुत सारा सोना बरामद होता है। फिर चाहे राशन स्कैम हो या कैटल स्मगलिंग, हर जगह करप्शन की जड़ें इतनी गहरी हो गई थी कि आम इंसान के हर काम में ना कट मनी का सिस्टम बन गया था। चाहे घर लेना हो या गैस कनेक्शन, हर जगह आपको रिश्वत देना ही पड़ता था। और ममता दीदी की सबसे बड़ी यूएसपी क्या थी पता है? औरतों का चैंपियन। वो औरतों के बीच ना चैंपियन बन गई थी। कन्याश्री स्कीम, लक्ष्मी भंडार स्कीम, रूपश्री स्कीम, सब औरतों के लिए। और इस तरह बंगाल की औरतें उनका सबसे बड़ा वोट बैंक बन गई। फिर 2024 आता है और होता है संदेश खाली इंसिडेंट। टीएमसी का एक लोकल स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंशियल लीडर था जिसका नाम था शाहजहां शेख। उसके खिलाफ केसेस पेंडिंग थे और जब ईडी उसे इंट्रोगेट करने के लिए पकड़ने आई ना, तो उसके सपोर्टर्स ने ऑफिसर्स पे हमला कर दिया। ऑफिसर्स को अपनी जगह खाली करके भागनी पड़ी। फिर संदेश खाली की औरतें सालों की चुप्पी के बाद बाहर आईं। उन्होंने मीडिया के सामने बताया कि लोकल के टीएमसी वर्कर्स ने ना उनका सालों तक सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया, जबरन उनकी जमीन लिखवा ली। लेकिन जब वो उनका कंप्लेन देने पुलिस स्टेशन गई तो कोई एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि पुलिस भी पार्टी ऑर्डर्स ही लेते हैं। फिर शाहजहां शेख महीनों तक ओपनली फरार रहा और फिर एक दिन फाइनली पकड़ा गया। और इसके बाद आता है अगस्त 2024 और इसने तो पूरे हिंदुस्तान को रुला दिया। आरजी कर मेडिकल कॉलेज केस के बारे में आपने सुना होगा। एक 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर जो अपने ड्यूटी पे थी, उसका रेप और मर्डर हो जाता है। कोलकाता की औरतें रात के 12 बजे सड़क पे निकल जाती है और स्लोगन था रिक्लेम द नाइट। डॉक्टर्स नेशन वाइड स्ट्राइक पे चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये केस अपने हाथों में ले लिया। वो औरतें जिन्हें ममता ने 15 साल तक वेलफेयर दिया था, उन्होंने सोचा अगर हम सेफ ही नहीं है तो इन पैसों का क्या करना। और यही बन गया एक ब्रेकिंग पॉइंट। असली नुकसान ये हुआ ना कि बंगाल का सिस्टम ना बिल्कुल सिंपल था। गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना या उज्ज्वला में गैस कनेक्शन चाहिए या इवन गवर्नमेंट फॉर्म फिल करना है पंचायत में या इवन सरकारी हॉस्पिटल में बेड चाहिए ना, तो आपको लोकल टीएमसी गूंज को कट देना ही पड़ता था। ये इतना ओपनली होता था ना कि ममता बनर्जी ने खुद एक पब्लिक मीटिंग में बोल दिया था कि जो पार्टी वर्कर्स ने कट मनी लिया है ना, वो वापस करो। खुद सीएम ने ये एडमिट किया था। अब सोचिए एक सिचुएशन जब खुद सीएम को पब्लिकली बोलना पड़े कि मेरे पार्टी के लोग ना रिश्वत ले रहे हैं गरीब लोगों से, तो सिचुएशन कितनी खराब होगी आप खुद समझ लीजिए। और वो कट ना सिर्फ नीचे नहीं रुकता था, वो ऊपर तक जाता था, टॉप लेवल तक। ये पूरा का पूरा ना एक सिस्टम था दोस्तों। वेलफेयर स्टेट के नाम पे एक एक्सट्रैक्शन मशीन जो बस आम आदमी को ना पूरी तरह से निचोड़ रहा था। बंगाल का अपना पूरा पैसा ना बैंक्स दूसरे स्टेट की ग्रोथ में लगा रहे थे, क्योंकि बंगाल में ना इन्वेस्ट करने लायक प्रोजेक्ट्स ही नहीं बचे थे। सोचिए 1960 में जो बंगाल इंडिया का 3rd रिचेस्ट स्टेट था, आज 24th नंबर पे आके बैठा हुआ है। एक स्टेट जो कभी इंडिया को डायरेक्ट करता था इकोनॉमिकली, कल्चरली, इंटेलेक्चुअली, वो धीरे धीरे इररिलेवेंट होता गया। बंगाल के पढ़े लिखे लोग ना बाहर चले जाते हैं। इंजीनियर है बैंगलोर जाएंगे, एमबीए करना है मुंबई जाएंगे, डॉक्टर है दिल्ली जाएंगे, वहां जॉब्स हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं। और जो पीछे रह जाते हैं वो या तो वेलफेयर पे डिपेंड करते हैं या लो पेइंग जॉब में काम करते हैं। बंगाल का क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो ना, मतलब जो पैसा बंगाल के लोग बैंक्स में रखते हैं वो पैसा बैंक्स दूसरे स्टेट में लगाता है। सोचिए ना, आपका अपना पैसा दूसरे स्टेट की ग्रोथ को ना फंड कर रहा है। और ममता जी ने इसका सोल्यूशन क्या निकाला? और ज्यादा वेलफेयर स्कीम्स। पैसे बांटो लोगों में, इससे लोग खुश रहेंगे और वोट मिलता रहेगा। लेकिन वेलफेयर तब तक काम करता है ना दोस्तों जब तक इकोनॉमी ग्रो कर रही होती है। अगर इकोनॉमी ही नहीं बढ़ रही है तो आप कब तक बांट सकते हो? इस टाइम बंगाल का फिस्कल डेफिसिट जीएसडीपी 38% था। मतलब जब गवर्नमेंट का टोटल खर्च ना उसकी टोटल इनकम से ज्यादा हो। मतलब स्टेट का कर्ज इतना था कि बेसिकली हर स्कीम लोन्स पे चल रही थी। मतलब फ्यूचर की जनरेशन का पैसा आज बांटा जा रहा था बंगाल में। एक औरत जो जेन्युइनली एक फाइटर थी, जिसने एक ऑपरेसिव सिस्टम को तोड़ा था, जिसने औरतों के लिए बहुत सारी स्कीम्स लाई और जो बहुत स्ट्रांग थी और जिसने अपना सारा जिंदगी पॉलिटिक्स को दे दिया, वो एक ऐसा पार्टी बनाती है जो वेलफेयर के नाम पे एक्सट्रैक्शन मशीन बन जाती है, जिसमें स्कैम पे स्कैम होता है, जिसमें कंपनीज भाग जाती हैं, जिसमें बंगाल के यूथ के पास कोई जॉब्स नहीं होता है। और इसलिए 2026 में बंगाल ने वोट करते वक्त एक सवाल पूछा अपने आप से कि 15 साल में जो हुआ क्या वो परिवर्तन था? बंगाली में परिवर्तन मतलब चेंज होता है दोस्तों, और बंगाल ने जवाब दिया नहीं। बंगाल का असली सवाल आज भी वही है दोस्तों जो 2011 में था। अमार सोनार बांग्ला दोबारा कब बनेगा? वो बंगाल जो कभी पूरे देश को रास्ता दिखाता था, वो वापस कब आएगा? मेरे हिसाब से तो वो दिन तभी आएगा जब एक नेता जो किसी भी पार्टी का हो, वो अपने दिमाग में बिठा ले कि सिर्फ मुफ्त का पैसा बांटने से ना स्टेट नहीं चलता। एक हाथ से वेलफेयर देना और दूसरे हाथ से उनका फ्यूचर छीन लेना, ये परिवर्तन नहीं हो सकता। स्टेट तब बनता है जब वहां के यूथ को बाहर ना जाना पड़े, जब इंडस्ट्रीज आए उसके स्टेट में, और जब हर बेटी सच में सेफ महसूस करे। कोलकाता को ना सिटी ऑफ जॉय कहते हैं, लेकिन उस जॉय को वापस लाने के लिए ना अब बंगाल के लोगों को सवाल पूछते रहना पड़ेगा। अगर आपको भी लगता है ना दोस्तों कि बंगाल को अब वेलफेयर से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज और सेफ्टी की जरूरत है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि ये सच हर किसी तक पहुंचे। और आपका क्या
सोचना है? क्या 2026 का ये बदलाव बंगाल का खोया हुआ नसीब वापस लेके आ पाएगा? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।